Good morning, everyone. Good morning, Shweta. Good morning, Sana. Good morning, Sneha. Good morning, Kamini. Good morning, Sandhya. Good morning, Akhila. Good morning, Divya. Good morning, Kashish. Good morning, Kashish. Good morning, Ajay. Good morning, Sanjana. Good morning, Astha. Good morning, Ritu. Good morning, Nandita. केमिस्ट्री के कर लिए सभी ने क्वेश्चंस? बताओ, केमिस्ट्री की जो वर्कशीट दे रखी है आपको 3 दिन से, सबने कर लिया है ना? आज शाम को डिस्कशन होगा उसका। पीडीएफ ओपन नहीं हो रही इसमें। और बाकी लोग? टोटल 22 लोग हैं, 10 लोगों ने मैसेज करा है मुझे। बाकी लोग थोड़ा सा कष्ट करेंगे क्या मुझे बताने का कि केमिस्ट्री की वर्कशीट कर ली है नहीं? अभी सारे नहीं हुए तो कब होंगे? अगले साल होंगे क्या? भाई जो रह गए हैं तो कंप्लीट करो ना, 4 दिन हो गए मुझे वर्कशीट दिए हुए। क्या इतना आराम आराम से करते रहते हो? ना टेस्ट हुआ अभी 1-2 दिन से बीच में, ना कोई ऐसा होमवर्क था, फिर भी नहीं हो पा रही है वर्कशीट। कितने से क्वेश्चन थे उसमें? भाई शाम तक मुझे सबकी चाहिए वर्कशीट कंप्लीट, नहीं होगी तो क्लास में मत आना, ठीक है? और नहीं कर रहा है अगर मन करने का तो मुझे बता देना, मैं क्लास रिमूव, मैं ग्रुप से जो रिमूव कर दूंगा फिर। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा काम हो रहा है, नहीं हो पा रहा मेरे से, तो बता देना मुझे, ठीक है? तो शाम तक कंप्लीट कर लेना जिसका नहीं हुआ, अभी से लेके शाम तक का और टाइम है आपके पास।
और अपने डाउट्स लिख लेना, जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट है, और फिर क्वेश्चन के डाउट जो भी होंगे वो पूछ लेना शाम को, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में, जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। और कल मैंने बोला था सुबह वाली क्लास में कि भाई जो क्वेश्चंस रह गए हो तो आप मेरे को ग्रुप में भेज देना, तो किसी ने नहीं भेजे, इसका मतलब आपने सारे कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो ये आपका पिछले वाले चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि आपने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा था, तो कुछ कुछ रिलेशन उस चैप्टर से रहेगा इसमें भी, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे, और बेसिकली हम जो यहाँ पर बात करेंगे वो गैसेस वगैरह के बारे में ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 11। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी लॉस दैट गवर्न थर्मल एनर्जी, ठीक है। ये एनोटेशन मत करो भाई अपनी तरफ से कोई। तो इसमें जो है हम वो सारे लॉस पढ़ेंगे, ठीक है, जो क्या बताते हैं, थर्मल एनर्जी के बारे में बताते हैं। तो वी शैल स्टडी द प्रोसेसेस वेयर वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड वाइस वर्सा। तो हम कुछ ऐसे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां पर वर्क को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हीट में, और हीट को किस में कन्वर्ट करते हैं, वर्क में। वाइस वर्सा का मतलब उसका ऑपोजिट, तो वर्क को हीट में कन्वर्ट करना या फिर हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। तो ये सारे प्रोसेसेस में जो इन्वॉल्व होता है वो सारे प्रोसेस हम पढ़ेंगे। तो in winter, when we rub our palms together, we feel warmer. Here, work done in rubbing produces the heat. क्या होता है सर्दियों में, जब हम अपने दोनों जो हथेली होती है या जो हाथ होते हैं उनको आपस में रगड़ते हैं, तो क्या होता है, हमें गर्मी महसूस होती है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज हम अपने हाथों को रब करके क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो वर्क डन ये जो होता है ये आपका हीट में कन्वर्ट कर देता है उसको, ठीक है। तो कन्वर्सली इन स्टीम इंजन, अगर हम स्टीम इंजन की बात करें, तो वहां पर क्या होता है, जो हीट होती है आपकी स्टीम की, वो आपकी जो पिस्टन है उसको मूव करवाने के लिए हेल्प करती है, विच इन टर्न रोटेट द व्हील्स ऑफ द ट्रेन, ठीक है। जो ट्रेन होती है, तो ट्रेन में पहले क्या होते थे, स्टीम इंजन होते थे ना। किसी ने देखी है क्या ट्रेन, कोयले वाले इंजन देखा है, बताओ। कोई है जिसने कोयले वाला इंजन देखा कभी, जिसमें कोयला डाला जाता था? किसी ने नहीं देखा है? अच्छा, चलो, कभी दार्जिलिंग जाओगे तो वहां पर दिखेगा आपको, ठीक है। दार्जिलिंग में है, और हिमाचल में एक मतलब ना चंडीगढ़ के पास एक जगह है, मैं नाम भूल गया। तो वहां से शिमला के लिए ट्रेन जाती है, टॉय ट्रेन करके, ठीक है। हाँ, मूवी में देखा होगा, ठीक है, जिससे आगे बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है वो। तो वो आपका कोयले वाला जो होता है लोकोमोटिव इंजन होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो उसमें प्रिंसिपल क्या होता है उसको भी समझ लो। जो कोयले वाला इंजन होता है ना ट्रेन का, उसमें होता क्या है कि उसमें इंजन जो होता है हमारा, उस इंजन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले कोल को बर्न कर रहे होते हैं। तो कोयला डालते हैं, कोयले में आग लगती है। कोयले में आग लगने की वजह से क्या होता है, हमारे पास एक सपोज मान लो कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ओके। एंड उस पानी को गर्म करने के लिए कोयले की हीट जो है वो इस्तेमाल होगी। तो कोयले को हमने जलाया, कोयले की थर्मल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई, हीट से हमारा क्या हुआ, पानी बॉईल होना स्टार्ट हुआ। अब वो जो पानी बॉईल होता है, पानी बॉईल होके क्या बनाएगा, स्टीम बनाएगा, ठीक है। अब ये स्टीम क्या करती है, इस स्टीम के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, एनर्जी होती है, ठीक है। और ये आपने फील भी करा होगा कि जैसे मतलब कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कभी न्यूज वगैरह में ये पढ़ा होगा या सुना होगा कि कुकर फट गया, खाना बनाते टाइम जो है कुकर फट गया। तो ऐसा होता क्यों है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कुकर का जो सेफ्टी वाल्व है वो अगर खराब हो गया, सेफ्टी वाल्व का मतलब ये होता है कि स्टीम का प्रेशर एक सर्टेन वैल्यू से अगर ज्यादा होगा, तो जो आपका सेफ्टी वाल्व होता है कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर, वहां से स्टीम लीक होने लगती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर गलती से वो सेफ्टी वाल्व आपका खराब हो गया या ब्लॉक हो गया, तो स्टीम जो है वो नहीं निकल रही होती। तो क्या होता है, जब एक लिमिट रीच हो जाती है एक सर्टेन प्रेशर की, तो प्रेशर जो है रिलीज नहीं हो पाता एंड प्रेशर उसी के अंदर और इंक्रीज होता रहता है। तो उस केस में क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्रेशर कुकर के अंदर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे होता क्या है कि वो कुकर ब्लास्ट हो जाता है। तो स्टीम के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। और ये आप प्रीवियस चैप्टर में देख भी चुके हो कि आपने एक चीज ये पढ़ी थी कि भाई वाटर और स्टीम अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हो, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम जो होगी उसके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी,
ठीक है। तो अब ये जो हमने कोयले वाले इंजन से हमने ये पानी गर्म करके जो स्टीम बनाई है, ये स्टीम बेसिकली करती क्या है, हमारा जो इंजन होता है, कोई भी जो बेसिक इंजन होता है, उस बेसिक इंजन के अंदर लाइक दो तीन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। एक तो हमारे पास होते हैं मतलब सिलेंडर, ठीक है। एक होता है हमारे पास इंजन का सिलेंडर, और इस इंजन के सिलेंडर के अंदर होता है एक पिस्टन। पिस्टन मतलब आप समझ सकते हो एक ढक्कन टाइप का होता है यहाँ पे, जो इसको पूरा ब्लॉक करता है। अब क्या है कि यहाँ पर मान लो पानी ये सपोज बॉईल हो रहा है, पानी की जो स्टीम है वो इस पिस्टन को क्या करेगी, धक्का मारेगी, इधर की साइड धक्का मारेगी। तो ये जब ये पिस्टन आगे को धक्का लगता है इसमें, तो ये कनेक्ट होता है आपके व्हील्स के साथ, ठीक है। मतलब अरेंजमेंट होता है, मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, तो ये व्हील्स के साथ कनेक्ट होता है। तो पिस्टन जब इधर जाएगी तो व्हील एक बार रोटेट होगा, जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो पिस्टन वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। फिर क्या होगा, फिर स्टीम बनेगी, स्टीम फिर प्रेशर लगाएगी, पिस्टन इधर जाएगी, फिर व्हील घूमेगा, और उसके बाद क्या होगा, व्हील ये पिस्टन वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। और उसके बाद जो है ये जो आपका व्हील है वो मतलब व्हील तो घूमता ही रहेगा, लेकिन पिस्टन की एनर्जी बढ़ती है फिर घटती है, फिर बढ़ती है फिर घटती है। तो इस तरीके से लाइक इंजन जो है वो काम करता है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, आपको उसमें समझ आ जाएगा कि एक कोई भी इंजन जो होता है ऑटोमोबाइल का, ठीक है, वो कैसे काम करता है। तो कार वगैरह में भी यही सेम प्रिंसिपल होता है, जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, पेट्रोल या फिर डीजल की एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो स्टीम इंजन में या फिर जो एक कोयले वाला इंजन होता है उसमें हम स्टीम बना के स्टीम की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। और जो आजकल जैसे हमारे कार्स मोटरसाइकिल्स ये सब जो भी होती हैं, इसमें हम पेट्रोल या फिर डीजल को बर्न करते हैं। एंड बर्न करने से होता क्या है, वहां पर ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट से क्या मिलता है, उस पिस्टन को फोर्स मिलता है। तो एक बार जैसी ब्लास्ट होगा पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगी, उसके बाद पिस्टन क्या होती है, वापस आ जाती है। वापस आने के बाद दोबारा से ब्लास्ट होता है इंजन के अंदर, फिर पिस्टन जाती है दोबारा। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे व्हील्स कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब उसके बाद है, in physics we need to define the notions of heat, temperature, work, etc. more carefully. Historically it took a long time to arrive at the proper concept of heat. Before the modern picture, heat was regarded as a fine invisible fluid filling in the pores of a substance, ठीक है। तो क्या है कि मतलब पहले हीट को हम क्या मानते थे कि एक इनविजिबल फ्लूइड है, जो कि आपकी किसी भी सब्सटेंस के पोर्स में भरा होता है, पहले ऐसा समझा जाता था, ठीक है। कि हीट जो है बेसिकली क्या होती है, फ्लूइड होती है या गैस टाइप का कुछ होता है, जो कि आपके किसी भी सब्सटेंस के छोटे छोटे पोर्स के अंदर फिल हुआ होता है। तो ऑन कॉन्टेक्ट बिटवीन अ हॉट बॉडी एंड अ कोल्ड बॉडी द फ्लूइड कॉल्ड कैलोरिक फ्लोड फ्रॉम द कोल्डर बॉडी टू हॉट बॉडी। तो यहाँ पर ये लिखा है कि क्या होता था, जैसे पहले जब ये कॉन्सेप्ट माना गया कि हीट क्या होता है, आपका एक इनविजिबल फ्लूइड होता है, और हम एक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को जब क्या करते हैं, आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो वहां पर ये जो फ्लूइड है जो कि आपका हीट है, जिसे कैलोरिक भी बोलते थे, ठीक है। और हो सकता है इसी की वजह से हीट की जो एनर्जी है उसे हम कैलोरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो हीट की एनर्जी क्या होती है, जूल होती है, कैलोरी भी होती है। तो कैलोरिक करके जिसे हम फ्लूइड बोल रहे हैं, जो कि आपका हीट वाला फ्लूइड है, वो आपका जो है क्या होता था, द फ्लूइड फ्लोड फ्रॉम द कोल्डर टू हॉटर बॉडी, ठीक है। तो आई थिंक ये थोड़ा गलत लिखा है, क्योंकि हीट जो है वो तो आपकी हॉटर से कोल्डर बॉडी को ट्रांसफर होती है। तो ये लाइन जो है वो गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, जो हॉटर बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, वहां से क्या होगा, हीट ट्रैवल होते हुए आपके कोल्डर बॉडी में जाती है। तो दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंस व्हेन अ हॉरिजॉन्टल पाइप कनेक्ट्स टू टैंक्स कंटेनिंग वाटर अप टू डिफरेंट टाइप। द फ्लो कंटिन्यूज अंटिल द लेवल्स ऑफ द वाटर इन द टू टैंक्स आर द सेम। तो मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारे पास दो टैंक है, ठीक है। ये सपोज मैंने इस तरीके के दो टैंक्स बनाए यहाँ पे, और इसमें क्या हुआ, मैंने यहाँ पर जो पानी इस वाले में फिल करा है वो मैंने यहाँ तक करा है, और इस वाले में जो पानी मैंने यहाँ तक फिल करा है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया। तो एक पाइप जो है वो सपोज मेरा यहाँ पर है, और ये पाइप मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जो दोनों पाइप मैंने कनेक्ट करे, ये दोनों क्या है, डिफरेंट हाइट पर है। तो क्या होगा, पानी आपका राइट वाले टैंक से फ्लो होगा किधर, लेफ्ट वाले टैंक में। तो ये जब होगा, और ये कब तक होता रहेगा, जब तक ये दोनों जो है सेम लेवल पर ना आ जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से बता रहे हैं कि भाई हीट का भी एक्सचेंज इसी तरीके से होता है, जब तक वो दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉडी ना आ जाए। So the flow continues until the levels of the water in the two tanks are the same. Likewise, in the caloric picture of heat, heat flows until the caloric levels, that is the temperature equalize. तो जब तक caloric levels जो है यानी कि टेम्परेचर जब तक बराबर नहीं आ जाता, तब तक हीट जो है वो आपकी फ्लो करती रहेगी, कहाँ से, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी पे, ठीक है। तो in time the picture of heat as a fluid was discarded in favor of the modern concept of heat as a form of energy. तो अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो हीट का है, उसे हम क्या कहते हैं कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है।
An important experiment in this connection was due to Benjamin Thompson, also known as Count Rumford. In 1798, he observed that boring of a brass cannon generated a lot of heat. ठीक है, indeed enough to boil water. तो more significantly the amount of heat produced depended on the work done. तो यहाँ पर इन्होंने लाइक ये जो है बेंजामिन थॉमसन, इन्होंने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया होगा एंड उस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली उन्होंने करा क्या, बोरिंग ऑफ अ ब्रास कैनन. कैनन का मतलब तो आपको पता ही है, तोप होता है, तोप. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो तोप है इसके अंदर क्या है, काफी ज्यादा हीट जनरेट हुई जो कि पानी को गर्म कर सकती थी, इतनी ज्यादा हीट. मतलब ये है कि बोरिंग ऑफ अ ब्रास कैनन का मतलब कि तोप में लाइक आपने जब तोप का जो गोला है वो जब आपने छोड़ा तो लाइक आप इस तरीके से समझ सकते हो, तो उसमें इतनी ज्यादा हीट डेवलप होती है कि वो आपके पानी तक को बॉईल कर सकती है. तो मोर सिग्निफिकेंटली द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंडेंट ऑन द वर्क डन. ठीक है, बाय द हॉर्सेस एम्प्लॉयड फॉर टर्निंग द ड्रिल बट नॉट ऑन द शार्पनेस ऑफ द ड्रिल. तो दूसरी चीज ये भी है कि मतलब कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है, इट प्रोड्यूस डिपेंडेंट ऑन द वर्क डन. ठीक है, बाय द हॉर्सेस एम्प्लॉयड फॉर टर्निंग द ट्रेन. तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि मतलब एक घोड़ा है एंड उस घोड़े को अगर सपोज हमने बांध दिया एंड बीच में हमने क्या करा, लाइक आप ये समझो कि ये कोई एक सर्कुलर ट्रैक है एंड इस ट्रैक पे इस तरीके से घोड़ा मूव कर रहा है एंड घोड़े के साथ हमने यहाँ पर क्या करा है, बीच में कोई चीज हमने बांध दी है. तो घोड़ा जैसे जैसे यहाँ पर मूव कर रहा है वैसे ये चीज जो है वो रोटेट कर रही है इधर की तरफ. ठीक है, तो यही आप मान लो कि ये ड्रिल है और जितनी तेजी से घोड़ा क्या करेगा, जितना ज्यादा काम करेगा घोड़ा उतना ज्यादा हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो डिपेंडेंट ऑन द वर्क डन बाय द हॉर्सेस एम्प्लॉयड फॉर टर्निंग द ड्रिल बट नॉट ऑन द शार्पनेस ऑफ द ड्रिल. तो शार्पनेस पर ड्रिल नहीं करे मतलब डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि किस पे करेगा कि वर्क डन कितना हुआ है. तो इन द कैलोरिक पिक्चर अ शार्पर ड्रिल वुड स्कूप आउट मोर हीट फ्लूइड फ्रॉम द पोर्स बट दिस वाज नॉट ऑब्जर्व. ठीक है, तो अगर कैलोरिक पिक्चर हम देखें यहाँ पर, तो उस केस में क्या है कि एक शार्पर ड्रिल जो है, मतलब अगर ड्रिल जो हम ये ड्रिल से मान लो अगर कोई गड्ढा वगैरह कर रहे हैं, तो अगर वो शार्प होगी तो वो ज्यादा आपकी क्या करेगी, हीट को निकालेगी फ्रॉम द पोर्स. तो पोर वाला जो कॉन्सेप्ट था, अगर पोर वाला कॉन्सेप्ट सच में होता कि हीट जो है क्या है आपकी एक इनविजिबल फ्लूइड है, तो अगर हमको उसको निकालना होता तो उसके लिए जो है शार्पर जो यानी कि जो नुकीला आपका ड्रिल होता वो ज्यादा काम में आता. बट ऐसा हुआ नहीं. A most natural explanation of the observation was that heat was of a form of energy and the experiment demonstrated conversion of energy from one form to another, that is from work to heat. ठीक है, तो अभी हमको यही समझना है कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. तो कन्वर्जन हो सकता है एनर्जी का, लेकिन ये है कि एनर्जी क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती. ठीक है, तो वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा प्रोसेस है. So thermodynamics is the branch of physics that deals with the concepts of heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of energy. ठीक है, तो ये जो thermodynamics है ये आपका किस किस के साथ डील करता है, हीट और टेम्परेचर के साथ डील करता है. ठीक है, तो thermodynamics is a macroscopic science. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक साइंस का मतलब है कि ये बड़े पार्टिकल से डील करता है, ऐसा नहीं कि इंटर एटॉमिक या एटॉमिक पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल से डील करता है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करता है. तो इट डील्स विद बल्क सिस्टम. बल्क सिस्टम मतलब जिसमें लाइक ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर होगा एंड डज नॉट गो इनटू द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स का लाइक कोई ज्यादा मतलब नहीं होता. In fact, its concept and laws were formulated in the 19th century before the molecular picture of matter were firmly established. Thermodynamic description involves relatively few macroscopic variables of the system which are suggested by common sense and can be usually measured directly. ठीक है, तो मतलब ये है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे कि आपका फ्लूइड है तो उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं या वेरिएबल्स हो सकते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कहते हैं. ठीक है, किसी भी सिस्टम के. तो a microscopic description of a gas, for example, would involve specifying the coordinates and velocity of the huge number of molecules constituting the gas. तो अगर माइक्रोस्कोपिक की बात करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम किसी गैस की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बात कर रहे होंगे कि उसके जो पार्टिकल्स हैं या उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उनकी वेलोसिटीज क्या हैं, तो हम ये बात कर रहे होंगे. लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम कुछ अलग चीजों की बात करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम कितना है गैस का, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है. ठीक है, the description in kinetic theory of gases is not so detailed, but it does involve molecular distribution of velocities. ठीक है, तो ये है कि मतलब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, मतलब कि इसके जो काइनेटिक्स हैं, लाइक जो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है गैसेस के अंदर,
वो आपका इतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते, बट इट डज नॉट इट बट इट डज नॉट इन्वॉल्व but it does involve molecular distribution of velocities. So thermodynamic description of a gas on the other hand avoids the molecular description altogether. Instead, the state of a gas in thermodynamics is specified by macroscopic variables such as pressure, volume, temperature, mass and composition that are felt by our sense perceptions and are measurable. तो मतलब ये है कि जो हमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पर या मैक्रोस्कोपिक अगर हम उस पर लेते हैं, तो जो जो वेरिएबल्स हम काउंट करते हैं किसी भी गैस के लिए या किसी भी फ्लूइड के लिए, तो वो आपकी ये सारे हो सकते हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसका मास कितना है, उसका कंपोजिशन किस तरीके का है, ये सारी चीजें। तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स इज वर्थ बेयरिंग इन माइंड। इन मैकेनिक्स आवर इंटरेस्ट इन द मोशन इज इन द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो लाइक हमारी फिजिक्स की एक ब्रांच मैकेनिक्स भी होती है और दूसरी जो अभी हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो इनके बीच में डिफरेंस ये हो सकता है कि मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो किस में होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स में होता है। तो लाइक इनिशियली जो हमने स्टार्टिंग के 11th क्लास के जो चैप्टर्स पढ़े थे फिजिक्स में, वो आपके मैकेनिक्स के चैप्टर्स है, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन प्लेन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, तो वो मैकेनिक्स से डील कर रहा था। ठीक है, तो और बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड टॉर्क, या फिर कोई बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो ये सारी चीजें मैकेनिक्स की ब्रांच में डील करते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें हम मोशन को नहीं कंसिडर करते। तो थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसिडर्ड विद द मोशन एज अ होल, यानी कि एज अ होल हम मोशन को कंसिडर नहीं करेंगे। इट इज कंसर्न विद द इंटरनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो भी कोई मैटर है हमारे पास, जो भी कोई सब्सटेंस है, उसका अंदर का मैक्रोस्कोपिक स्टेट किस तरीके का है, यानी कि वही बात कि प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, इन सब चीजों से मतलब है। ठीक है, तो व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, व्हाट चेंजेस इज द मैकेनिकल स्टेट ऑफ द बुलेट, दैट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी इन पर्टिकुलर। तो जब किसी बुलेट को हम गन से फायर करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, ठीक है ना, नॉट इट्स टेम्परेचर, ना कि उसके टेम्परेचर में। बट व्हेन द बुलेट पियर्सेस अ वुड एंड स्टॉप्स, लेकिन क्या होता है जब हमने बुलेट फायर कर दी, एंड फायर हमने किस पे करी, एक लकड़ी के ऊपर करी, एंड लकड़ी को चीरते हुए वो बुलेट गई, एंड उसके बाद वो बुलेट क्या हो गई, रुक गई। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट। तो जो बुलेट की स्पीड थी, स्पीड मतलब वेलोसिटी थी, और वेलोसिटी जहां पर भी होती है वहां पर हाफ mv स्क्वायर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बुलेट एंड द सराउंडिंग लेयर्स ऑफ द वुड। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बुलेट का भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और जो लकड़ी की सराउंडिंग लेयर्स हैं, यानी कि जो बुलेट के चारों तरफ लकड़ी की लेयर्स होंगी, उनका भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ द इंटरनल, दैट इज डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द बुलेट, नॉट टू द मोशन ऑफ द बुलेट एज अ होल। तो टेम्परेचर जो आपका रिलेटेड है वो किससे है, इंटरनल मोशन से रिलेटेड है बुलेट के। ठीक है, नॉट टू द मोशन ऑफ द बुलेट एज अ होल, यानी कि पूरे बुलेट के मोशन को अगर हम कंसीडर करें तब हम टेम्परेचर के बारे में उसको रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसके इंटरनल मोशन को देख रहे हैं, इंटरनल मोशन का मतलब ये है कि लाइक वो वुडन ब्लॉक के साथ जब जाके क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है या उसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो इंटरनली क्या कर रहा है, मतलब जो ब्लॉक है वुड का, उसके अंदर क्या है, आपका बुलेट क्या है। तो जिस वजह से क्या है, फ्रिक्शन वगैरह क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी एनर्जी किस में चेंज हो गई, हीट में चेंज हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर में चेंज आ गया। तो इस तरीके से जो है, मतलब इंटरनल जो मोशन रहता है बुलेट का, उस पर आपका डिपेंड करेगा क्या, टेम्परेचर। तो मतलब ये है कि एनर्जी चेंज अगर कहीं पर भी आएगा तो आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर चेंज यहाँ पर पॉसिबल है। यानी कि अगर एनर्जी जो है, कोई भी टाइप की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या वर्क जो आपने किया है किसी भी चीज के ऊपर, अगर वो फ्रिक्शन फेस कर रहा है या कुछ भी रेस्ट्रिक्शन फेस कर रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, हीट एनर्जी आएगा। और उस टाइम पे फिर आपका क्या हो सकता है, टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको इससे समझते हैं। तो देखो, इन्होंने पहले आपको यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो दो आपको फिगर दिए हैं, इसमें डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर क्या है, मतलब आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि ये जो आपको इसकी बाउंड्री दिख रही है, ये वाली जो ब्लू कलर में यहाँ पर बाउंड्री दिख रही है, और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में आपको यहाँ पर बाउंड्री दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या कि मतलब ये जो बाउंड्री ये आपकी पूरी इंसुलेटेड है, उसके बाद क्या है कि बीच में यहाँ पर ये वाली जो बाउंड्री देख रहे हो, ये वाली,
तो ये जो बाउंड्री है ये आपकी एडियाबेटिक वॉल है और ये आपकी डायथर्मिक वॉल है। अब ये एडियाबेटिक वॉल जो है ये आपको क्या कर रही है, मतलब यहाँ पर हीट एक्सचेंज होने नहीं दे रही। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये दो सिस्टम है आपके पास ए और बी, ठीक है, तो ए और बी अगर आपके पास दो सिस्टम्स दिए हुए हैं एंड ए का टेम्परेचर मान लो यहाँ पर कितना है T1 है और बी का टेम्परेचर यहाँ पर T2 है, और बीच में इस तरीके की वॉल हमने लगा दी कि यहाँ पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, हीट का जो एक्सचेंज है वो यहाँ पर नहीं हो रहा। लेकिन दूसरा जो केस आपको दिया हुआ है, यहाँ पर हीट इधर भी जा सकती है और हीट इधर भी जा सकती है, मतलब जाएगी किधर से, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर से जाएगी किधर, जहां पर टेम्परेचर कम होगा। तो हीट इधर क्या कर सकती है, दोनों दोनों तरफ ट्रैवल कर सकती है, ठीक है, मतलब हीट इधर क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। तो ट्रैवल अगर कर पाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरे वाले केस में आपका थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो रीच हो सकता है, ठीक है। मान लो अगर ये T1 टेम्परेचर पे था इनिशियली, ये T2 टेम्परेचर पे था, और उसके बाद क्या हुआ, मान लो T1 ज्यादा है और T2 कम है, तो T1 से क्या होगा, हीट इधर को ट्रांसफर होगी, मतलब सिस्टम ए से सिस्टम बी में हीट ट्रांसफर होगी। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2 अगर आ जाएगा, तो हम ये कंडीशन को बोलेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम अब आ चुका है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी दो सिस्टम में जो आपका टेम्परेचर है वो सेम हो जाना, यानी कि उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो बराबर हो चुकी है। और अगर आप पहला वाला केस देखोगे तो इसमें ये जो वॉल है, ये वॉल इस तरीके की नहीं है कि इसके थ्रू क्या हो, हीट ट्रांसफर हो पाए। तो अब होगा क्या कि अगर ये T1 टेम्परेचर पे सिस्टम ए है, T2 टेम्परेचर पे सिस्टम बी है, और बीच में इनके कोई भी क्या हो रहा है, हीट फ्लो नहीं हो पा रही है या टेम्परेचर चेंज नहीं हो पा रहा, तो T1 जो है वो कभी भी यहाँ पर T2 के बराबर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर और क्या चीज लिखी है। तो इक्विलिब्रियम इन मैकेनिक्स मींस दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड द टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज जीरो। तो अगर हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स में हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता था कि अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क ये किसी सिस्टम पर जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क अगर जीरो है, तो हम ये बोलते थे कि ये जो सिस्टम है ये आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो द टर्म इक्विलिब्रियम इन थर्मोडायनेमिक appears in a different context. We say that state of a system in an equilibrium state if the macroscopic variable that characteristics the system do not change in time. मतलब ये है कि अगर हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो वो एक ऐसी स्टेट होगी जहां पर आपके जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो आपके सिस्टम को कैरेक्टराइज करते हैं, यानी कि सिस्टम के बारे में प्रॉपर्टीज बताते हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीजें हो गई, अगर ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, चेंज नहीं हो रहे। For example, a gas inside a closed rigid container completely insulated from its surrounding with fixed values of pressure, volume, temperature, mass and composition that do not change with time in a state of thermodynamic equilibrium. अगर हम मान लो एक सिस्टम मानते हैं, सपोज हमने कोई भी एक सिस्टम कंसीडर कर लिया, ये सपोज एक सिस्टम है, इसके अंदर ये एक कंटेनर है, इसके अंदर मान लो कोई गैस फिल करी आपने, और इस गैस को फिल अगर आपने कर दिया है और इसके चारों तरफ मैंने क्या करा है, यहाँ पर इंसुलेटेड वॉल लगा दिया, ठीक है। तो ये इंसुलेटेड वॉल क्या करेगी, ये हीट का एक्सचेंज एक तो सराउंडिंग के साथ नहीं होने देगी, यानी कि ना तो सराउंडिंग से हीट को अंदर आने देगी, ना ही सराउंडिंग को हीट, मतलब हीट जो है अंदर से बाहर जाने देगी, ना ही अंदर बाहर से अंदर आने देगी, ठीक है। तो ना यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो सकता है, और जितना इसका मास है, यानी कि मास अगर इसका m था, तो मास भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बाहर से कोई एक्सचेंज हो नहीं रहा सराउंडिंग से, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम इसको कहेंगे सिस्टम, और सिस्टम के अलावा बाहर जितनी भी चीजें होंगी वो आपकी क्या बन जाती है, सराउंडिंग बन जाती है, ठीक है। तो अगर इसका मास m है तो वो मास m कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लो इसका टेम्परेचर T है और मैंने कह दिया कि भाई ये इंसुलेटेड वॉल है, यानी कि हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जितनी गैस इसके अंदर है तो उतनी रहेगी, यानी कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कंटेनर का साइज तो चेंज हो नहीं रहा, क्योंकि कंटेनर जितना बड़ा था पहले उतना ही बड़ा अभी भी है। तो कंटेनर का वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा तो गैस का भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो कंटेनर की वॉल्यूम को पूरा ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो भी आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, तो प्रेशर में कैसे चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें अगर यहाँ पर किसी भी सिस्टम में कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ये वाला सिस्टम किस क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में। तो ये चीज बस यहाँ पर लिखी है। तो फॉर एग्जाम्पल, अ गैस इनसाइड अ closed rigid container completely insulated from its surrounding with fixed values of pressure, ठीक है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कॉम्पोजिशन that do not change with time.
तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। ये हमने एक सिस्टम के लिए पढ़ा है, ठीक है। ये जो नीचे हमने डिस्कस करा था, ये दो सिस्टम्स के लिए था। अब मुझे ये बताओ जरा, चलो मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लूं जरा, मेरे को याद आ गया। अकेला ये बताओ जरा, बॉयज लॉ क्या होता है? अकेला। यस सर नहीं बोलना है, क्वेश्चन मैंने बता तो दिया। अब यस सर क्या होता है? मुझे ये बताओ, बॉयज लॉ क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये बॉयज लॉ होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो ऐसी कंडीशन को तो हम आइसोथर्मल कहते हैं। अजय आप बताओ जरा। अजय। मुझे अनम्यूट करके बताओ। मैसेज में सर सर मत लिखो बार बार। अकेला अनम्यूट करके बताओ मेरे को, बॉयज लॉ क्या होता है? अकेला बता रहे हो या फिर रिमूव करूं मैं क्लास से? नहीं आ रहा, ठीक है, आएगा भी नहीं। प्रेक्षा आप बताओ जरा, चार्ल्स लॉ क्या होता है? प्रेक्षा। प्रेक्षा क्लास में हो या नहीं हो? रिवीजन तो करना ही नहीं है। ठीक है, मत ही करो रिवीजन, मेरा क्या जा रहा है। तो अब इसके बाद देख लो। In general, whether or not a system is in a state of equilibrium depends on the surroundings and the nature of the wall that separates the system from the surrounding. ठीक है। तो ये है कि अगर मान लो एक से ज्यादा सिस्टम की हम बात करते हैं, जैसे दो सिस्टम ऊपर हमने देखे थे अभी डायग्राम में, और वो फिर क्या कर रहे हैं, अगर सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो वो किस पर डिपेंड करेंगे? नेचर ऑफ द वॉल पे डिपेंड करेंगे, जो कि सिस्टम को सेपरेट कर रही है सराउंडिंग से, ठीक है।
So in general, whether or not a system is in a state of equilibrium depends on the surrounding and nature of the wall that separates the system from the surrounding. Consider two gases A and B occupying two different containers. ठीक है, तो गैस A और गैस B हमने ले ली दो अलग अलग कंटेनर में. We know experimentally that pressure and volume of a given mass of a gas can be chosen to be its two independent variable. ठीक है, तो हमने प्रेशर और वॉल्यूम जो कंसीडर कर लिया. तो पहली वाली जो गैस है उसका पीए प्रेशर है, वीए वॉल्यूम है, और दूसरी वाली जो गैस है उसका पीबी प्रेशर है और वीबी वॉल्यूम है. तो सपोज फर्स्ट दैट द टू सिस्टम आर पुट इन प्रॉक्सिमिटी बट आर सेपरेटेड बाय एन एडियाबेटिक वॉल. ठीक है, तो अब ये समझ भी लेना है एडियाबेटिक वॉल होता क्या है. प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है कि उन दोनों को एक साथ कांटेक्ट में रखा है. तो अगर उनको कांटेक्ट में रखा है और उसके बीच में हमने क्या लगा दिया, एडियाबेटिक वॉल लगा दिया. एडियाबेटिक मतलब इंसुलेटिंग वॉल. ठीक है, दैट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पर हीट जो है वो फ्लो नहीं होगी. तो द सिस्टम आर इंसुलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग आल्सो बाय सिमिलर एडियाबेटिक वॉल, यानी कि चारों तरफ से हमने और बीच में सब जगह पर हमने क्या लगा दिया, एडियाबेटिक वॉल लगा दिया. तो ये आपको पहली वाली फिगर में दिया. तो पहली वाली जो फिगर है उसमें कहीं से भी हीट एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो रही है. ठीक है, ना तो यहाँ से ऊपर से हो रही है, ना इधर साइड से हो रही है, ना इधर नीचे से हो रही है, ना इधर इससे हो रही है, और ना इनके बीच में हो रही है कहीं पर. तो कहीं पर भी ये क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही. तो ऐसी वाली वॉल कौन सी हो जाएगी हमारी, इंसुलेटेड वॉल, एडियाबेटिक वॉल कहेंगे उसे. ठीक है, तो द सिचुएशन इज शोन इन फिगर 11.1. in this case it is found that any possible pair of values, that is PA VA, will be in equilibrium with any possible pair of values, that is PV VP. Next, suppose that the adiabatic wall is replaced by a, ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला जो इन्होंने वॉल लिया है वो डायथर्मिक वॉल लिया है. ठीक है, तो दूसरे वाले केस में डायथर्मिक वॉल है जिसे हम कंडक्टिंग वॉल भी कहते हैं, यानी कि इसके थ्रू क्या हो सकती है, एनर्जी फ्लो हो सकती है. तो it is then found that the macroscopic variable of the system A and B change spontaneously until both the system attain equilibrium state. ठीक है, the pressure and volume of the two gases change to PB dash VB dash and PA dash VA dash such that the new states of A and B are in equilibrium with each other. तो बेसिकली हो क्या रहा है, पहला वाला जो सिस्टम है उसमें सिस्टम A अपने साथ इक्विलिब्रियम में और सिस्टम B अपने इक्विलिब्रियम में, क्योंकि उनमें आपस में और सराउंडिंग में कहीं भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा. और दूसरे वाले केस में A और B दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में, बस डिफरेंस यहाँ पर इतना सा है. ठीक है, तो अब एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो भी डाउट होगा फिर पूछ लेना. ठीक है, 8:30 से कंटिन्यू करेंगे फिर.